Please do subscribe Jantoria Classes and press the bell icon for more updates. वेलकम गाइस टू माय चैनल जिसका नाम है जंडोरिया क्लासेस। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ग्रामर बेसिक्स। तो ये हम सभी को पता है कि ग्रामर का बेसिक कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, या फिर अगर आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हो तो आपको इंग्लिश ग्रामर आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ग्रामर का भी सबसे जो मेन पार्ट रहता है वो है उसकी बेसिक्स। तो अगर आपको बेसिक्स नहीं आते होंगे, अगर आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन को आप करेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे काम का है। हमें कोई फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम नहीं देना है कि हम उसकी डेफिनेशन पे लगे रहेंगे। हमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे काम का हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, और सारी चीज़ें हमारे समझ में आ जाएं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नाउन्स। तो नाउन होता क्या है, हम सभी को पता है कि डेफिनेशन के बारे में कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही बोलते हैं ना कि एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्टिविटी, रिलेशनशिप, आइडिया एट्सेट्रा, तो वो क्या होती हैं, वो नाउन्स होती हैं। तो और इसकी एक और चीज़ हम बोल सकते हैं इसका, अगर हम एक और डेफिनेशन निकालें कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो भी नाउन ही होता है। ठीक है, तो नाउन के बहुत सारे टाइप्स हैं। उसमें से पहला टाइप अगर हम करते हैं तो पहले जो मेन से टाइप्स हैं हम सिर्फ वही पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला टाइप है काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल कौन से होते हैं, जिसको आप काउंट कर सकते हो, जैसे 1 स्नेक, 2 स्नेक्स, 3 स्नेक्स, तो वो सब क्या हो गए, उसको आप काउंट कर सकते हो। क्राइसिस हो गया, इंडिसेस हो गए, इंडेक्स हो गया, इन सब चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो। तो जिस चीज़ को आप काउंट कर सकते हो, जैसे जिसको आप 1, 2, 3 की फॉर्म में काउंट कर सको, आप समझ लेना कि वो काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इसके बाद जो नाउन आता है वो कौन सा है हमारा, वो है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, देखो अब जैसे एयर हो गया, आप एयर को ऐसे काउंट नहीं कर सकते, 1 एयर, 2 एयर, 3 एयर, 4 एयर, नहीं काउंट कर सकते ना। तो जिस चीज़ को आप 1, 2, 3 की फॉर्म में काउंट ना कर सको वो क्या होता है, वो हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 3 फर्नीचर, नहीं बोल सकते। तो वो भी क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, द फर्नीचर इज ऑन सेल। ठीक है, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, जिस चीज को मतलब कॉन्सेप्ट या हो वो या आइडिया हो, उस चीज के नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल देते हैं। जैसे पीस एक आइडिया है, एक कॉन्सेप्ट है। हॉस्पिटैलिटी, एंगर, ये क्या है, ये एक फीलिंग है, एंगर। जिस चीज़ को हम डिफाइन नहीं कर सकते वो भी क्या हो जाते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के अंदर आ जाते हैं। एडुकेशन हो गया। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि जो एक ग्रुप को हम नाम दे देते हैं वो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब ऑलवेज यूज। ठीक है, कलेक्टिव नाउन जहाँ पे भी आ जाता है उसके साथ आपको एक सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ बॉयज। ग्रुप क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया हमारा। ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप किस चीज का है, बॉयज का ग्रुप है, लड़कों का। इज वेटिंग आउटसाइड। अब देखो ग्रुप क्या है, सिंगुलर। ठीक है, कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आप इस चीज़ को ओमिट कर सकते हो, इस चीज़ को आप भूल सकते हो। ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसे हमें कैसे, किसी भी सेंटेंस को हमें कैसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है, वो सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे भी आप भूल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ए फ्लॉक इज ग्रेजिंग, ए ग्रुप इज वेटिंग आउटसाइड। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें ये नहीं समझना कि उसकी डेफिनेशन क्या है, या हमें डेफिनेशन के रट्टे नहीं मारने, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। तो जो सबसे मेन नाउन है, जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है किसी भी एग्जाम के अंदर, वो रहता है हमारा पोजेसिव नाउन। और पोजेसिव नाउन ना इतना इजी भी नहीं है समझना, आप एक बार समझने की ट्राई करना।
क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत है। जो पोजेसिव है, पोजेसिव का देखो हमें सबको पता है कि वो ओनरशिप के लिए, पोजेशन के लिए बताई जाती है। जैसे कि अगर कोई हम लें, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, एक तो एग्जांपल ये ले लिया कि चलो राम्स अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला है वो किसका है, राम का। तो ये क्या हो गया, ये पोजेसिवनेस होगी, ये उसकी ओनरशिप होगी कि जो अम्ब्रेला है वो राम का है। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूँ, द buses roofs are low, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपोस्ट्रोफी बाद में कब लगाना है, बीच में कब लगाना है, पहले कब लगाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। पहले इस सेंटेंस को हम समझ लेते हैं कि जो बसेस हैं, बहुत सारी बसेस हैं, उनकी जो छतें हैं वो नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो सेंटेंस हमें ये बता रहा है। अब इसके अंदर ये इसकी क्या है, ये पोजेसिवनेस दिखा रहा है इस चीज़ की कि जो छतें हैं वो किसकी हैं, वो बसेस की छतें हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर कोई प्लूरल वर्ड आता है, जैसे यहाँ पे हमने है हमारे पास बसेस, तो उसके बाद कोई भी प्लूरल है तो उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगेगा। इससे हम क्या बोलते हैं, इस चीज़ को हम बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो जो अपोस्ट्रोफी है वो उसके बाद में लगेगा, पर ऐसा केस सिंगुलर के साथ नहीं है। सिंगुलर, अगर सिंगुलर कोई भी ऐसा नाउन है जो एस में ख़त्म होता हो, एस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे हम ले लेते हैं बस, तो इसके अंदर ना हमारे पास दो चॉइसेस रहती हैं। पहली तो मैं लिख सकता हूँ बस के बाद अपोस्ट्रोफी, ये भी करेक्ट है, या मैं लिख सकता हूँ बस अपोस्ट्रोफी एस, ये भी करेक्ट है। इसमें दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जैसे प्लूरल हो गया और मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ बस इज अपोस्ट्रोफी एस, तो ये जो है ये होगा गलत, ये होगा गलत, ये होगा ठीक इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और इसमें दोनों ही ठीक हैं, सिंगुलर अगर है तो। अब इसमें जो मेन से चीज़ें हैं वो हम समझ लेते हैं कि अगर बहुत कोई बड़ा सा नाउन आ जाता है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नाउन आ गया, मैं बोलूँ कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या है, स्पीच दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज इज डिलीवरिंग अ स्पीच, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नाउन आ जाए आपके पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स नाउन, तो उसके ना लास्ट वाले वर्ड में हमें बस अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है और कुछ नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, जो भूटान के किंग हैं उसके भी क्या किया हमने, बाद में लगा दिया, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि जो पॉजेसिव नाउन है वो हमें, वो लिविंग थिंग्स के साथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम इसे यूज़ ही नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ यहाँ पे, पहले इसकी डेफिनेशन जो ये नोट कर लेना, यूज्ड विद लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल द लेग ऑफ द टेबल, ठीक है, जो टेबल की टांग, ओके। अब इस चीज़ को मैं पोजेसिव में नहीं लिख सकता। अगर मैं सोचूं कि ये लिविंग थिंग और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा कि टेबल्स लेग, द टेबल्स लेग, तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत होगी, ये वाली चीज़ गलत है। हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ पोजेशन नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है।
तो एक और एग्जांपल अगर मैं देखूं तो इसका क्या होगा, द कवर ऑफ द बुक, बुक का कवर। ठीक है, इस चीज़ को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बुक्स कवर, ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ओके, अब कहाँ कहाँ पे हम पोजेसिवनेस को दिखा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे शो कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे, वो है कि अगर कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हों, यानी जिसको हमने पर्सन के फॉर्म में देखना शुरू कर दिया, जैसे हम इंडिया को हम एज अ पर्सन, एज अ माँ देखते हैं ना, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को पर्सोनिफाइड कर दिया गया हो, यूज्ड, ये भी इसकी डेफिनेशन है, लिख लो, यूज्ड विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसका कोई एग्जांपल अगर मैं लूँ, जैसे इंडियाज हीरोज। ठीक है, अब इंडिया को हम एज अ पर्सन की फॉर्म में देखते हैं तो हम उसके साथ पोजेशन यूज कर सकते हैं। या एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो नेचर्स लॉ। ठीक है, जो नेचर के बनाए लॉ हैं, जो भगवान के बनाए लॉ हैं, उसको भी हम एज अ पॉजेसिवनेस के उसमें देखते हैं, मीडियम में। तो और कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एक और इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो है कि आप नाउन्स को जहाँ जहाँ पे जो नाउन है, मतलब जो नाउन टाइम, स्पेस और वेट को डिनोट करते हों, डिनोटिंग, जो नाउन्स टाइम, स्पेस और वेट को एटसेट्रा को डिनोट करते हैं, उनके साथ भी हम पोजेशन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, ए डेज मार्च। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि ए बोट्स क्रू, या फिर मैं बोलूं अ फुट्स लेंथ। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जो हमारे टाइम को, स्पेस को, वेट को डिनोट कर रहे हैं, ये वो वाले एग्जांपल्स हैं। तो इनके साथ भी हम क्या पोजेशन यूज कर सकते हैं। तो नाउन्स हो गए, नाउन्स के साथ प्रोनाउन देखो आप सबको पता ही है, प्रोनाउन को इतना पढ़ाने का कोई ज़रूरी है नहीं। तो जो नेक्स्ट आता है वो आता है एडजेक्टिव्स। तो आप इसको एडजेक्टिव भी बोलते हो यहाँ पे, पर जो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है वो है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो एडजेक्टिव्स रहते हैं वो क्या नाउन्स या प्रोनाउंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे एडवर्ब है, एडवर्ब क्या करती है, आपके एडवर्ब को भी डिफाइन कर सकती हैं, आपकी वर्ब को डिफाइन करती हैं, आपके एडजेक्टिव्स को भी वो डिफाइन करती हैं। पर जो एडजेक्टिव्स हैं वो क्या, वो बड़े सिंपल से रहते हैं, वो सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं। और इनके जो ये क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं कि विच नाउन, विच काइंड ऑफ नाउन, वो क्या रहते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। तो जैसे कि क्या, द रेड बर्ड, कैसा बर्ड, रेड बर्ड। ठीक है, रेड क्या हो गया, बर्ड को डिफाइन कर रहा है, बर्ड क्या है, एक नाउन है, उसको रेड डिफाइन कर रहा है कि कैसा बर्ड है, तो वो क्या होगा हमारा एडजेक्टिव। दूसरा कि द गोल्डन स्टेट, कैसी स्टेट, गोल्डन स्टेट। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया हमारा। अब जो मेन से एडजेक्टिव्स हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला आता है कि डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डेस्क्रिप्टिव कैसा होगा कि मुंबई इज अ लार्ज सिटी, कैसी सिटी, लार्ज सिटी। ठीक है, और क्वांटिटेटिव क्या होगा कि आई एट सम राइस, कितने राइस, सम राइस। और जो मेन है थर्ड, वो क्या हो गया कि न्यूमरेटिव, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक, कितनी पिक्चर्स, नो पिक्चर्स। तो ये सब क्या हो गया हमारे, ये हो गए एडजेक्टिव्स। ठीक है, जो हमारे नाउन को, प्रोनाउंस को डिफाइन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होते हैं हमारे एडजेक्टिव्स। अब जो मेन चीज आती है वो है वर्ब। अब वर्ब क्या होती है, वर्ब होती है कि वो हमें ये बताती है कि कोई भी थिंग या कोई पर्सन क्या चीज़ कर रहा है, उस पर्सन या थिंग पे क्या चीज़
हो रही है, या वो जो पर्सन और वो थिंग वो है क्या। तो ये तीनों इसकी डेफिनेशन है, हमें सिर्फ पॉइंट्स में मेन सी चीज़ें याद रखनी है। तो जो वर्ब्स के मेन टाइप है ना, वो दो टाइप हैं कि ट्रांजिटिव टाइप और इंट्रांजिटिव टाइप। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव का मतलब है कि जिससे आप पास ओवर कर सको, ठीक है। जैसे द बॉय किक्स द फुटबॉल। अब जो किक्स है वो इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब है, जो किक्स है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब रहेगी। क्यों? क्योंकि जो बॉय ने इस पे एक्शन किया, वो एक्शन के लिए उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, उस एक्शन को पूरा होने के लिए उसे कुछ चाहिए। क्योंकि बॉय ने किक किया, किस चीज़ को किक किया? फुटबॉल को किया। तो इस चीज़ को कंप्लीट, इस एक्शन को कंप्लीट होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, और इसलिए ये हो जाती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ट्रांजिटिव कौन सी हैं? जो अपने आप में कंप्लीट हैं। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि आई स्लीप, मैं सोया, ठीक है, कंप्लीट एक्शन, ये क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब। या फिर एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने दे रखा है कि द बॉय लाफ्स लाउडली। अब मुझे लाफ करने के लिए खुद की ज़रूरत है, मुझे सब्जेक्ट की ज़रूरत है, मुझे लाफ करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई कंपल्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि नॉट पासिंग ओवर। ओके, अब इसके साथ हम देख लेते हैं एडवर्ब। अब जो एडवर्ब है, मैंने पहले भी आपको बताया इसी लेक्चर में कि जो एडवर्ब क्या होता है, वो एक वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, और वो एक एडवर्ब को भी, एक एडवर्ब खुद को भी, एक एडवर्ब अपनी दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं, एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ, देखते हैं। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, तो ये सब मैंने पहले सुना हुआ है। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, कब? नाउ, ठीक है। एक वर्ब को मॉडिफाई किया इसने कि कब बिगिन करना है, अब बिगिन करना है। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, कितनी बार? ट्वाइस, ओके। ही लुक्ड अप, कहाँ पे? अप। ये सब क्या हमारे एडवर्ब्स हैं। अब जो किसी भी सेंटेंस में जो मेन चीज़ें हैं वो रहती हैं क्लोज और फ्रेजेस। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि एक क्लोज और एक फ्रेज में क्या डिफरेंस है, तो आप बहुत ही इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाओगे। तो हम सबसे पहले क्लोज को समझते हैं, फिर हम फ्रेज को समझेंगे, फिर हम दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या। एक क्लोज हमेशा याद रखना, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा कि एक क्लोज तभी वो क्लोज बनता है जब उसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होगा और एक वर्ब भी होगी। तो एक क्लोज को कंप्लीट होने के लिए एक सब्जेक्ट की ज़रूरत है और एक वर्ब की ज़रूरत है, यानी कि वो अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। अब जो क्लोज होगा, जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, जो क्लोज किसी पे डिपेंड नहीं होता, वो तो खुद में ही एक आइडिया कम्युनिकेट कर देगा। पर जो डिपेंडेंट क्लोज है, वो आइडिया तो आपको एक जनरेट कर देगा, क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट भी है, उसके पास वर्ब भी है, पर वो किसी दूसरे क्लोज पे डिपेंड हो जाएगा, किसी दूसरी चीज़ पे वो डिपेंड हो जाएगा अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। मीनिंग दे रहा होगा पर वो कंप्लीट नहीं होगा। तो क्लोज क्या होते हैं कि क्लोज वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होगा, एक वर्ब भी होगी, ठीक है, यानी उसके अंदर दोनों होंगे, दोनों चीज़ें होंगी, और वो एक आइडिया को कम्युनिकेट करता हो। अब जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, इंडिपेंडेंट क्लोज वो होते हैं जिसको किसी दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आश्रित होने की ज़रूरत नहीं पे पड़ती। तो टॉम मेरे पास सब्जेक्ट आ गया, लव्स मेरे पास वर्ब आ गई, मेरे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्लोज। अब ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये हमें चेक करना है। ये टॉम लव्स हिज जॉब, ये आइडिया कम्युनिकेट कर रहा है कि टॉम अपनी जॉब से प्यार करता है, तो ये क्या हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज। अब डिपेंडेंट क्लोज कौन से होते हैं? देखो, मेरे पास सब्जेक्ट है, इज चैलेंजिंग मेरे पास वर्ब है, ठीक है, पर क्योंकि सिंस आ गया, सिंस हिज जॉब इज सो चैलेंजिंग, तो सिंस क्योंकि उसकी जॉब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्या ये कंप्लीट हुआ सेंटेंस? नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर इसको कंप्लीट करना चाहें, ये आइडिया तो दे रहा है पर ये कंप्लीट आइडिया हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या होता है डिपेंडेंट क्लोज। अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट बनाऊं, पूरा कंप्लीट इसका निकालूं, तो हम क्या बोल सकते हैं? टॉम लव्स हिज जॉब सिंस हिज जॉब इज सो चैलेंजिंग। जो टॉम है वो अपनी जॉब से
प्यार करता है, क्योंकि उसकी जो जॉब है वो बड़ी ही चैलेंजिंग जॉब है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लोज। अब हम बात करते हैं फ्रेज की। फ्रेज होता क्या है? फ्रेज एक वर्ड्स का ग्रुप है जिसके अंदर या तो सब्जेक्ट होगा, या तो उसके अंदर सब्जेक्ट होगा और उसके अंदर वर्ब होगी, पर उसके अंदर कभी भी सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगी, पर उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं हो सकते। तो वो क्या होता है? हमारा फ्रेज। जो फ्रेज है वो क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और वो क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है किसी भी क्लोज के लिए, किसी भी एंटिटी के लिए। तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है इन द पार्क। अब जो देखो ये इन क्या है? एक प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ, फ्रेज बन गया। ये इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऐसे नाउन फ्रेज होते हैं, जेरेंट फ्रेज होते हैं, बहुत सारे तरीके के। प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया जैसे कि, और पार्टिसिपल फ्रेज होते हैं, बहुत तरीके के फ्रेजेस रहते हैं। तो ये क्योंकि प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ तो इसलिए बन गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे हमने पहले एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मैरी इज प्लेइंग। हमने क्लोज के अंदर एक एग्जांपल लिया था, खुद में कंप्लीट है सेंटेंस कि मैरी इज प्लेइंग, मैरी खेल रही है। इसमें सब्जेक्ट हो गया, इसमें वर्ब होगी। अब मैं इसको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैरी इज प्लेइंग, मैरी खेल रही है। कहाँ पे खेल रही है? इन द पार्क। इसने एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है क्लोज के बारे में। तो ये क्या हो गया? हमारा फ्रेज। ओके, इसके अंदर देखो, इसके अंदर है एक नाउन। ठीक है, इसके अंदर नाउन हो सकता है या वर्ब होगी, एक चीज़ हो सकती है, कभी भी दोनों चीज़ें नहीं होंगी। अब जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो क्या, इसी में बात कर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में। प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन होती क्या है? जैसे ऑन हो गया, इन हो गया, ठीक है, ऑफ हो गया, आफ्टर हो गया, ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप की प्रीपोजिशंस हैं। ओके, अब जो हमें मेन चीज़, देखो डेफिनेशन आप सबको पता होंगी, ठीक है, इसमें कुछ नई बात नहीं है, पर जो आपको मेन चीज़ ध्यान में रखनी हो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था, आप देख सकते हो कि ए फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग। इसके अंदर मैंने ऑफ शीप काट दिया था। क्यों काट दिया था मैं आपको समझाता हूँ। हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं दोबारा से। ए फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप किसी भी सेंटेंस को सिंप्लीफाई करके अगर उसका सब्जेक्ट ऑफ वर्ब निकाल लो कि कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए बनी है, तो आप उस सेंटेंस में कभी भी गलती नहीं कर सकते। आपको हमेशा, अगर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पैराग्राफ भी आ जाता है तो वो पढ़ना कैसे होता है, हमेशा याद रखना कि उसको सिंप्लीफाई कर लो। कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, उस सेंटेंस को सिंप्लीफाई करो, सिर्फ उसकी सब्जेक्ट और वर्ब ढूंढ लो कि उसमें जो वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के लिए बनी है, तो आपको 90% सेंटेंस वैसे ही समझ में आ जाएगा। आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ के अंदर अब हम देख लेते हैं कि मैंने उसके अंदर काट दिया था इस चीज़ को, है ना। मैंने बोला कि इसको काट दो तो आपको पता लग जाएगा कि जो फ्लॉक है वो, क्योंकि अपना कलेक्टिव नाउन था तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगी। अब मैंने काटा क्यों? क्योंकि जो प्रीपोजिशन है ना, जैसे ऑन हो गया, मैं एक प्रीपोजिशन ले लेता हूँ, ये क्या होगी हमारी प्रीपोजिशन ऑन। प्रीपोजिशन हमेशा एक नाउन को फॉलो करेगी, और सॉरी, एक प्रीपोजिशन को हमेशा एक नाउन फॉलो करेगा। ओके, प्रीपोजिशन को कभी भी कोई वर्ब फॉलो नहीं करेगी। प्रीपोजिशन को हमेशा एक नाउन फॉलो करेगा, प्रीपोजिशन को कभी भी कोई वर्ब फॉलो नहीं कर सकती। अगर आपको किसी वर्ब को, प्रीपोजिशन को फॉलो कराना है
तो आप उसको वर्ब को जेरेंट फॉर्म में लोगे, जेरेंट फॉर्म में, डेट इज वर्ब प्लस आईएनजी की फॉर्म में लोगे। और जेरेंट क्या होता है? जेरेंट एक्चुअली खुद से एक नाउन होता है। जो वर्ब आईएनजी को हम एज अ नाउन यूज करते हैं, डेट इज द जेरेंट। तो वो जेरेंट होगा आपका, वो वर्ब नहीं होगी। कभी भी किसी प्रीपोजिशन को वर्ब यूज नहीं कर सकती, फॉलो नहीं कर सकती। ओके, अब एक चीज और मेन जो हमें ध्यान रखनी है कि प्रीपोजिशन के, जो प्रीपोजिशन का नाउन होगा ना, वो नाउन कभी भी किसी वर्ब को नहीं ले सकता। वो नाउन कभी भी एक सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये जो नाउन है, जो ऑन, यहाँ ऑफ है, ये वाला ले लेते हैं, ऑफ शीप। ओके, ये हमारी प्रीपोजिशन होगी, ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर दो नाउन आ गए, एक नाउन ये आ गया, एक नाउन ये आया, एक नाउन ये आया। अब जो इस ग्रेजिंग है, तो चलो सिंपल एग्जांपल है, आपको समझ में आ गया। कहीं जो थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स रहते हैं, सेंटेंसेस रहते हैं, वहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा, वो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारे पास दो नाउन हैं, ठीक है। इसमें तो चलो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसको फॉलो कर रही है इस ग्रेजिंग। जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर मान लो आपके पास दो तीन नाउन्स आ गए, आप बताओ कि आपको कैसे पता लगेगा। हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा याद रखना, किसी भी प्रीपोजिशन को जो नाउन फॉलो करता है वो कभी भी किसी भी वर्ब को नहीं ले सकता। वो वर्ब को नहीं ले सकता, नहीं ले सकता। ओके, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े और आपके दिमाग में बैठ जाए कि एक्चुअल में ये चीज़ें होती क्या हैं। आपने डेफिनेशन बहुत सारी पढ़ी होंगी, डेफिनेशन पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। जो प्रीपोजिशन को नाउन फॉलो करता है वो नाउन कभी भी किसी वर्ब को नहीं ले सकता। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को काट दिया था, इसलिए मैंने इस चीज़ को काट दिया था। आप इसको ख़त्म समझो, आप समझो कि ये सेंटेंस के अंदर है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ फ्लोक बचा, फ्लोक के आगे कोई प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा नाउन होगा। ये नाउन क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये सब्जेक्ट हमारी वर्ब को ले सकता है, ठीक है। पर ये वाला जो नाउन है, ये वाला क्योंकि प्रीपोजिशन को फॉलो कर रहा था, इसलिए प्रीपोजिशन और नाउन दोनों को काट दो। जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आती है उसको काटो, और ये वाला नाउन कभी भी एक सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये वाला नाउन कभी भी एक सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ओके, ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी सेंटेंस को सोल्व करने के लिए। ये आपको कोई भी नहीं बताएगा ढंग से कि एक प्रीपोजिशन को एक नाउन ही हमेशा फॉलो कर सकता है, कोई वर्ब कभी फॉलो कर ही नहीं सकती। ओके, फर्स्ट थिंग। और सेकंड, जो प्रीपोजिशन का नाउन है उस नाउन को हम एज अ सब्जेक्ट कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। नाउन that is following the preposition cannot take the verb and hence can never be the subject of the sentence। ये आप पॉइंट ज़रूर नोट कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि जो नाउन किसी प्रीपोजिशन को फॉलो कर रहा है वो कभी भी वर्ब को नहीं ले सकता, और क्योंकि वो वर्ब को नहीं ले सकता इसलिए वो कभी भी एक सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ओके, क्योंकि वो वर्ब नहीं ले सकता इसलिए वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये चीज़ आप समझना, जैसे मैंने वर्डिंग को यूज़ किया है, ठीक है। ये वाला चीज़ प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीपोजिशन अगर आप किसी भी सेंटेंस के अंदर देखो तो उसके अंदर प्रीपोजिशन का यूज़ होगा ही होगा। जितना बड़ा सेंटेंस होगा उतनी ज़्यादा प्रीपोजिशन उसके अंदर यूज़ होंगी। और अगर आप प्रीपोजिशन और नाउन को कट करते जाओ तो आपको पता लग जाएगा कि इस वर्ब का एक्चुअल में जो नाउन है वो कौन सा है, और वो नाउन जो इस वर्ब का होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट गाइस मुझे बियर करने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो बेल आइकन है ना उसे ज़रूर आप क्लिक कर देना,
ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाऊंगा, या हमारे जो दूसरे हैं टीचर्स वो वीडियोस बनाएंगे, तो वो आपको नोटिफाई होता रहेगा। और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।